हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ने पिछले YouTube में अपने वीडियो में मैंने संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ा था, ठीक ना। अब हम उसके नेक्स्ट टॉपिक संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, दरअसल संविधान की प्रस्तावना एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके द्वारा संविधान के संपूर्ण आईना की तरह होता है। संविधान की प्रस्तावना, देखिए, संविधान की प्रस्तावना का विचार जो है वो दरअसल अमेरिका से लिया गया है, ठीक ना। संविधान की प्रस्तावना के विचार अमेरिका से लिया गया है और संविधान की भाषा, जो प्रस्तावना का भाषा है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ध्यान दीजिए, दो क्वेश्चन है, कंफ्यूजन ना हो, रिपीट कर दे रहा हूं। संविधान की प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा जो है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दरअसल प्रस्तावना या उद्देशिका, इसी को कहा जाता है उससे उद्देशिका भी। उद्देशिका को सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देशिका प्रस्ताव को पेश करते हुए संविधान सभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाया था और हमारा संविधान अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया और उसी दिन कुछ उसके लागू भी कर दिया गया, कुछ हिस्सों को, ठीक ना। दरअसल हमारे संविधान में जब बना था तो मूल रूप से उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग था और 8 अनुसूचियां थी, ठीक ना। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। अच्छा, हमारे संविधान को बनाने में सबसे अहम भूमिका अगर किसी को है तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 एक्ट, ध्यान दीजिएगा, 1935 के एक्ट से 200 प्लस भी ज्यादा अनुच्छेद उसके अंशतः या पूर्णतः रूप से ले लिए गए हैं। चलिए आज हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, ये सभी पढ़ते हुए हम उसके बारी बारी से अर्थ भी समझेंगे। चलिए देखते हैं। हम भारत के लोग, पहला शब्द ही आया है हम भारत के लोग, यानी कि संविधान के हिसाब से देखा जाए, प्रस्तावना के हिसाब से देखा जाए तो भारत में सर्वोच्च या सुप्रीम कौन है? भारत के लोग, जनता, यहाँ की जनता। वह अलग बात है कि जब चुनाव आता है तो यहाँ के नेता जनता के पास आते हैं, बोलते हैं कि आप मालिक हैं, हमें वोट दीजिए, और चुनाव जैसे ही बीत जाता है तो खुद मालिक बन जाते हैं, ठीक ना। ये होता रहता है। लेकिन प्रस्तावना के हिसाब से देखें तो भारत में सर्वोच्च कौन है? भारत की जनता है। भारत की जनता से ही यहाँ के संविधान को शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब आगे देखते, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है खुद का मालिक, यानी कि हमारा मालिक कोई नहीं होगा, हम खुद के मालिक होंगे। हम किसी भी देशी या विदेशी दबाव में नहीं पड़ेंगे। हम जब कोई भी विचार लेंगे या कोई भी एक्ट लेंगे या कोई कुछ भी काम करेंगे अपने विचार से करेंगे, ठीक ना। समाजवादी, समाजवादी का अर्थ होता है जिसमें पूंजी न लगा हो, ठीक ना। समाजवादी के पूरे विश्व को दो भागों में बांटा गया है, पूंजीवादी और समाजवादी, ठीक ना। तो पूंजीवादी का जो है हिस्सा वो यूरोप वाला इलाका पूंजीवादी है और हमारा जो भारत है वो समाजवादी है। समाजवादी का होता है कि निजी संपत्ति का हस्तक्षेप न होना, निजी संपत्ति न हो, इसका अर्थ होता है समाजवादी, यानी कि समाज के कल्याण को देखते हुए समाजवादी किया गया है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, ठीक ना। पंथ निरपेक्ष का अर्थ यह होता है जिसका कोई अपना धर्म न हो, ठीक ना। यानी कि भारत सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा न दे या किसी एक धर्म को दबाव में न डाले, सभी धर्मों को समान रूप से देखे, ठीक ना। इसका मतलब यही होता पंथ निरपेक्ष, माने जिसका कोई धर्म ना हो। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक का अर्थ यह होता है जहां का राजा वंशानुगत न होकर, यानी कि पहले के जमाने में राजा का बेटा ही राजा बनता था, लेकिन अब जो है राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जिसको जनता चुनेगी। ध्यान दीजिएगा,
लोकतंत्रात्मक का अर्थ यही होता है जहां की जनता अपने लिए राजा स्वयं चुने, ठीक ना। हालांकि लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आया था कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष। इसको समझा जाए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र उस लोकतंत्र को कहा जाता है जहां की जनता स्वयं खड़े होकर अपने लिए कानून बनाए, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उसे कहा जाता है जहां की जनता अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से कानून बनवाकर शासन करती है, उसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है, ठीक ना। गणराज्य, गणराज्य का यह अर्थ यह होता है कि जिस किसी देश का सर्वोच्च पदाधिकारी निर्वाचित हो, निर्वाचित का मतलब चुना जाए, ठीक ना, वो भले प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, ठीक ना, उसी देश को गणतंत्र या गणराज्य देश कहा जाता है। जैसे भारत भी गणतंत्री देश है, ठीक ना। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक ना। हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक ना। हमारे द्वारा चुने हुए सदस्य ही उनको चुनते हैं, राष्ट्रपति को। इसीलिए राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक ना। जबकि वहीं संसद का जब चुनाव होता है, एमपी चुनते हैं हम लोग, तो ये प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से किसको चुनते हैं, राष्ट्रपति को या राज्यसभा सांसदों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। बनाने के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए, संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के यहाँ के लोगों के लिए न्याय का वर्णन किया गया है। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा न्यायिक न्याय। ध्यान दीजिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक ना। यानी कि यहाँ की जनता को 3 प्रकार का न्याय मिलेगा, किसी को भी भेदभाव के नजरिए से नहीं देखा जाएगा, सबको 3 प्रकार का मिलेगा। अमीर हो या गरीब हो, सबको सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय बराबर मिलेगा और राजनैतिक न्याय भी बराबर मिलेगा। हालांकि आगे हम अनुच्छेद पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 38 में भी इसी प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। 38 अनुच्छेद में भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन किया गया है, ठीक ना। अब देखते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख हमारा लिए किया गया है। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना में 5 प्रकार के यहाँ की जनता के लिए स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। पहला विचार, अभिव्यक्ति, ठीक ना, धर्म, विश्वास और उपासना। यानी कि विचार का मतलब यह है कि हम अपने सरकार को विचार दे सकते हैं, स्वतंत्र है। अभिव्यक्ति का मतलब उसका विरोध भी कर सकते हैं कि अगर सरकार गलत करे तो उसका हम लोग विरोध भी कर सकते हैं, ठीक ना। विश्वास यानी कि विश्वास भी रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। धर्म का अर्थ ये है, अब अगला है धर्म स्वतंत्रता। चौथा स्वतंत्रता हमारा धर्म है। धर्म का मतलब ये है कि हम हिंदू भी धर्म मान सकते हैं, मुस्लिम धर्म भी मान सकते हैं, ईसाई धर्म मान सकते हैं, सिख धर्म मान सकते हैं, या चाहे तो सारे के सारे धर्मों को मान सकते हैं। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं, ठीक ना। और अगला है उपासना की स्वतंत्रता। चाहे तो मैं पूजा कर सकता हूं, नमाज पढ़ूं या चर्च में जाकर प्रार्थना करूं या सिख गुरुद्वारा में जाकर अपने मैं पूजा करूं, उसके लिए हम स्वतंत्र है। ये प्रस्तावना में बात कही गई है। लेकिन अब अनुच्छेद 19 में जाइएगा तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। एक अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है कि हम मर्यादित भाषा बोल सकते हैं, ठीक ना। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का अवसर, यानी कि अमीर गरीब सबको बराबर प्रतिष्ठा दिया जाएगा। और अवसर की समानता का दिया गया है, यानी कि जितना SC ST को परीक्षा में बैठने के लिए 2 बार अगर मिले अवसर, तो जनरल कैटेगरी वालों को भी 2 बार अवसर मिलेगा। इसका अर्थ ये है, ठीक ना। उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक ना। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ध्यान दीजिएगा, बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत का अर्थ होता है अपनाना। ध्यान दीजिएगा, भारत की जनता कह रही है कि हम संविधान को अपना रहे हैं। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अधिनियमित यानी कि लागू करना, हम लागू करवाते हैं अपने ऊपर। आत्मार्पित का मतलब है कि भारत के जनता खुद को सौंप दे रहे संविधान को। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान को
भारत की जनता खुद सौंप दे रही है। किसको? भारतीय संविधान को यहाँ की जनता सौंप दे रही है, ठीक ना। अच्छा, 42वें संविधान संशोधन, एक क्वेश्चन आया था कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो मात्र एक बार। 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने? 3। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। ध्यान दीजिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, एकता और अखंडता, ये दो जो शब्द है बहुत हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। एकता का मतलब कि हम देश में एकता बनाए रखेंगे, और अखंडता का अर्थ होगा कि अखंड भारत, यानी कि टूट नहीं सकता है। 1947 के बाद भारत कभी भी, कोई भी दुनिया की ताकत चाहे कि भारत को 2 भागों में विभाजित कर दे, वो नहीं कर सकती है, क्योंकि इसमें हमारे प्रस्तावना में साफ साफ उल्लेख कर दिया गया है अखंडता। इसको इसलिए डाला गया क्योंकि अगर कोई भी जाति विशेष वर्ग या धर्म विशेष वर्ग बहुत बड़ी संख्या में हो जाए और कहे कि हमारे लिए अलग देश बनाए, तो उसके लिए अलग देश नहीं बनेगा, इसी देश में रहना पड़ेगा, ठीक ना। इसीलिए अखंडता शब्द का डाला गया, यहाँ पर उल्लेख कर दिया गया, ठीक ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट नॉलेज के लिए हम अगला वीडियो आप लोगों के लिए डाल देंगे। अगर आप सभी लोगों को हमारे ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो को शेयर लाइक करिएगा। जितना से जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि किसी के ज्ञान को और बढ़ाया जा सके।